हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 4 में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो लास्ट मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल ई का यूनिट 4 है वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, उसका पार्ट 2 फाइनल पार्ट है। ये वीडियो खत्म होने के साथ ही हमारा जीआईबी पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चैनल पर जाके सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई उनको देख सकते हैं और जो भी फीडबैक हो वो दे सकते हैं सो दैट इसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो अब बात इस लास्ट पार्ट में करते हैं सबसे पहले सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है? सिंकिंग फंड का बहुत सिंपल मतलब होता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग या कुछ भी है, आपको पता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी, मतलब उसको डिटेरिएट हो जाएगी। तो उस केस में जो भी डिजायर्ड इनकम है वो कितना यील्ड हो रहा, कितना उसमें वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब अंत में उसको रिप्लेस करने के लिए या दोबारा बनाने के लिए कितना पैसा हमको चाहिए होगा, दैट वुड बी सिंकिंग फंड। ये सिंपल सिस्टम है। ठीक है, जब किसी प्रकार की कोई इनकम उस प्रॉपर्टी से नहीं होगी और अब उसको रिप्लेस करना है, रीबिल्ड करना है, तो हमें क्या फंड की रिक्वायरमेंट है, दैट वुड बी काउंटेड एज सिंकिंग फंड। ये जो फंड होता है ये इसका मेन पर्पस होता है कि जो ओरिजिनल कैपिटल है उसको रिकवर करना, इसीलिए इस फंड को बनाया जाता है। ये जो अमाउंट है रेगुलरली सेट असाइड, यानी हर बार एनुअल इनकम से अलग करते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट की बात हो रही है। सिंकिंग फंड को हर बार पता है कि भाई इतने इतने धीमे धीमे इस रेट से कम हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको अलग कर सकते हैं उस फंड को, जिससे कि वो कंपाउंड होता रहे और धीमे धीमे जो ओवरऑल जो आपका लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है उसके बाद भी उस पैसे को प्राप्त किया जा सके। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, अब सिंकिंग फंड में सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिप्रिसिएशन को। भाई सिंकिंग फंड का मतलब ये डिप्रिसिएशन से, डिप्रिसिएशन मतलब क्या है, मीन्स लॉस इन वैल्यू। डिप्रिशिएट, देखिए हर असेट डिप्रिशिएट होता है, जो कि मतलब स्टॉक्स वगैरह को छोड़ दिया जाए, हम बात कर रहे हैं इमूवेबल की। बेसिकली जैसे कार है वो डिप्रिशिएट होगा, जो हाउस है वो धीमे धीमे ऐसे तो अप्रिशिएट होता है मार्केट कंडीशन में, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो डिटोरिएट होती है, तो उसको डिप्रिशिएशन में ले सकते हैं। इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी है वो तो डिटोरिएट होता ही होता है, उसको डिप्रिशिएशन काउंट करते हैं भाई। जैसे आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब डिप्रिशिएट होते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग जो है वो धीमे धीमे अपनी जो वैल्यू है उसको खो देती है, जो उसकी फिजिकल कंडीशन है वो ख़राब होने लगती है। उसका जो ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे किचन्स हैं, फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले नॉर्मल किचन हुआ करते थे घरों में, लेकिन अब मॉड्यूलर होते हैं। ठीक है, अब उससे भी आगे बढ़ के आप लिफ्ट देख लीजिए, एलिवेटर्स हैं बिल्डिंग्स में, पहले चैनल वाले होते थे, अब स्लाइड वाले हैं। तो क्या हो गया, पुरानी वाली चीज़ें हट गई और नई चीज़ें धीरे धीरे मार्केट में आने लगी, तो उससे क्या हो गया, इसमें पुरानी चीज़ों की वैल्यू डाउन हो गई। तो जो फिजिकल कंडीशन है वो धीमे धीमे यूजेज के वजह से, या क्लाइमेटिक कंडीशन, या पूरा या स्ट्रक्चर डिज़ाइन या वर्कमैनशिप, या फिर नए फैशन को देखते हुए चीज़ें, पुरानी चीज़ें हट जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन या लॉस इन वैल्यू। जो पूरा यूजफुल लाइफ होता है किसी बिल्डिंग या एसेट का, वो धीमे धीमे अनसर्विसेबल हो जाता है और डेप्रिसिएशन उस पर अकॉर्डिंगली चार्ज होता है। बैलेंस शीट में आपने नोटिस किया होगा हर साल एक डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा जो प्रॉपर्टी की लाइफ है उसके लिए यूनिफॉर्मली बांट दिया जाता है और जनरली ये टैक्स पर्पस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। डी मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, ठीक है। सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट की, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। एस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि लास्ट में वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मरे से मरे हालत में भी उस बिल्डिंग या उस प्रॉपर्टी या उस गाड़ी से आप कितनी वैल्यू जनरेट कर लोगे, दैट इज सैल्वेज वैल्यू, खत्म होने पर, स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए इसको। ठीक है, एन इज लाइफ ऑफ बिल्डिंग इन ईयर्स। ठीक है, बिल्डिंग से मतलब क्या, कोई भी एसेट्स, इनका मतलब जो भी डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बहुत सिंपल है भाई। इस मेथड में क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी पर एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ वैल्यू मान लिया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि भाई हर साल 10% गिर रहा है, सीधी बात है। अभी 100 रुपये था, अगले साल 10% 90 रुपीज़ बचा, 90 में 10% तो 81 रुपीज़ बना, 81 में 8.1 कम हो गया तो 72.9 बच गया। इस तरह से हर साल 10% गिरता रहेगा, आपने सिंपल ऐसे मान लिया, ये एक मेथड। दूसरा रिटर्न डाउन मेथड कैलकुलेट करने के लिए सी इज डब्ल्यू डी वी एंड रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 माइनस पी अपॉन एन। सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट जितने में चीज़ खरीदी गई, एन क्या है, जितने साल के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, पी मतलब क्या है, वो परसेंटेज आपने डिप्रेशन के लिए माना है, और सैल्वेज वैल्यू एस इसमें जीरो एज्यूम कर लिया जाती है। ये मान लिया जाता है कि लास्ट में इसकी चीज़ जीरो हो जाएगी। वो जो गाड़ी जो आपने इस, अगर आप स्टेट लाइन मेथड से यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपने मानी है कि भाई हमने 10 लाख की गाड़ी ली है, आज से 10 साल बाद भी कम से कम 1 लाख की तो बिकेगी बिकेगी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपने माना है कि आज मैं 10 लाख के लिए और 10% हर साल कम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 रुपीज़ में बिकेगी, कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी, शून्य में जाएगी। ठीक है,
अब लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें रिवर्स मॉर्गेज, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर यू माइट बी अवेयर अबाउट इट। रिवर्स मॉर्गेज लोन बेसिकली क्या होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं उनकी सेल्फ एक्वायर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए विद इन इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली उन सीनियर सिटीजन के लिए हेल्प के लिए बने हैं जो अपने आप को इनकम वाइज सपोर्ट नहीं कर, सपोज उनकी पेंशन नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी है उनके पास, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को वो मॉर्गेज कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज प्रोसेस, और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन उनको मिल जाता है। उस लोन को वो अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो उसको वो एज ए लिमिट यूज़ कर सकते हैं या उस पैसे को क्वार्टरली विड्रॉ कर सकते हैं या मंथली ले सकते हैं या एक साथ एज ए बल्क अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें इन्हें कोई ईएमआई पे नहीं करनी है। इसका टेन्योर बेसिकली 20 साल का रहता है और ईएमआई वो नहीं पे करते हैं टिल द टाइम दे आर अलाइव, दे कैन लिव इन दैट हाउस, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बैंक बेच करके पैसा अदा कर लेता है। अगर जो लीगल हेयर है वो चाहे तो वो भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकता नहीं सॉरी, वो उस प्रॉपर्टी की जो लोन है उसको अदा कर सकता है, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, ये भी इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ यही कही कि बोरोवर को किसी भी तरह की ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं मॉर्गेज और रिवर्स मॉर्गेज में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होते हैं। मॉर्गेज हमेशा जो होता है, रिवर्स मॉर्गेज और मॉर्गेज दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होते हैं। पोजेशन ओनरशिप क्या होता है, इसमें मॉर्गेज में क्या होता है, जो पोजेशन है वो बोरोवर के साथ ही में रहता है, डिपेंड करता है किस तरह का एग्रीमेंट है। और रिवर्स मॉर्गेज में जब तक बोरोवर अलाइव है, जिंदा है, तब तक उसके पास पोजेशन रहेगा। मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर कौन होता है, बोरोवर, और मॉर्गेजी कौन है, लेंडर या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिवर्स मॉर्गेज में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, मॉर्गेजर बोरोवर है, जिसने लोन ले रखा है वो मॉर्गेजर हो गया और जिसने दे रखा है वो मॉर्गेजी हो गया। एज कितनी है इसमें, मॉर्गेज में कोई एज डिसाइड नहीं करी गई है। रिवर्स मॉर्गेज के लिए कंपलसरी है कि एज 60 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। होम इक्विटी का मतलब क्या है, जो ईएमआई है वो धीमे धीमे डिक्रीज होती जाती है, लेकिन इसमें क्या है, जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो डिक्रीज होता रहता है, वो मतलब बढ़ता रहता है, आउटस्टैंडिंग धीमे धीमे बढ़ता रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया उसमें आप ना इंटरेस्ट पे करो, ना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हो। सीनियर सिटीजन ईएमआई इसमें लेंडर को पे करनी पड़ती है, मतलब जो भी बोरोवर है उसको समय समय पर लेंडर को पैसा देना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं देना पड़ता है। जो आपका रिवर्स मॉर्गेज है उसमें कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी होती है। कुछ सेलिएंट फीचर्स बताए गए हैं रिवर्स मॉर्गेज संबंधित। रिवर्स मॉर्गेज लोन जो है सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार का पीरियोडिकल पेमेंट करे बिना एक फिक्स इनकम दे देता है, जो अपने मकान को मॉर्गेज करके वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की सर्विस नहीं देनी होती, मतलब पेमेंट नहीं करना होता टिल दे आर अलाइव, ठीक है, वो या उनका स्पाउस। रिवर्स मॉर्गेज लोन जो होता है ये बेसिकली प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो एनएचबी से रजिस्टर्ड हैं, वो सब लोग दे सकते हैं। इसमें लोन अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है वैल्यू की, जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू पर, और लेंडर की जो एज है, जो बोरोवर है उसकी एज पर, और जो प्रिविलेंट इंटरेस्ट रेट है उससे पर डिपेंड करता है इसका अमाउंट। जो लोन है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, जैसा डिसबर्समेंट कस्टमर चाहे वैसा क्या होता है। लोन टेन्योर 20 साल का इसमें बताया गया है। ये लोन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिकल इमरजेंसीज या फैमिली या रेगुलर रनअप के लिए यूज़ होगा, लेकिन स्पेकुलेटिव पर्पस यानी गैम्बलिंग आदि, ट्रेडिंग आदि पर्पस से इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें जो वैल्यूएशन रहेगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, वो उसकी वो टाइम पर मतलब 3-3 साल पर बेसिकली देखा जाता है, उसकी वैल्यूएशन बार बार निकलवाई जाएगी उसकी, रिवर्स मॉर्गेज में जो भी प्रॉपर्टी लगी हो उसकी, और एटलीस्ट कम से कम 5 साल में एक बार तो वैल्यू निकलवानी, ठीक है, ये कंपलसरी है। जो क्वांटम ऑफ लोन यानी अमाउंट ऑफ लोन रहेगा वो रिवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि दोबारा रिवैल्यू की जाएगी प्रॉपर्टी की, मान ली कीमत कम हो गई तो उसको क्वांटम को कम करना पड़ेगा, बढ़ गई तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अगर चाहेंगे तो। इसमें लेंडर के पास लिमिटेड रिकोर्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे जनरली आप चाहें तो सरफेसी में जाके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को आप नीलाम कर देते हैं, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में ऐसा नहीं होता है, उसमें लिमिटेड रिकोर्स है आपके पास। आप जब उसकी डेथ हो जाएगी तभी आप उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, ये इसमें कंडीशन है। इसमें किसी प्रकार की नो नेगेटिव इक्विटी और नॉन रिकोर्स गारंटी ये दी जाती है, ये बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंटली किया गया, क्योंकि सीनियर सिटीजन को हेल्प करने के लिए किया गया। इसमें क्या किया गया, बोरोवर विल नेवर ओ मोर देन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सपोज प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख थी, तो बोरोवर को 10 लाख से ज़्यादा कभी नहीं देना है, बस आप इतना समझ लो। यही रीज़न है कि इसमें बहुत कम अमाउंट लेंड करते हैं, जैसे जो बैंक्स हैं वो इसमें, जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख की 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो कहिए वो 3-4 लाख रुपए सिर्फ आपको लोन देंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी की रियल कीमत कल को कम होकर के या कहीं या मान लीजिए गलत वैल्यूएशन सबमिट हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो अगर उसकी वैल्यूएशन 4 लाख है तो 4 ही लाख को पे करेगा, भले ही बकाया 50 लाख हो, सिंपल चीज़ है। तो नेट रिजायबल वैल्यू से ऊपर पेमेंट बैक नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये कहा गई खास बात। बोर की डेथ होने पर या जब बोरोवर उस मकान में रहना शुरू मतलब बंद कर दे, कहीं और रहने लगे, तब आप इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर लीगल हेयर चाहे तो उसका पेमेंट कर सकते हैं लोन का और प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। बोरोवर का
जो लीगल है, और उसके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो प्रीपेड मतलब पहले भी लोन बंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर्मूला इसका बताया गया है कैसे इसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। पीवी यानी प्रॉपर्टी वैल्यू को एलटीवीआर यानी कि एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो जो होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करना। आई क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स की कितना, आई सॉरी क्या आई है इंटरवल की, कितने टाइम पे आपको डिस्बर्समेंट चाहिए, मंथली क्वार्टरली कैसा है वो, और एन क्या है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है उस पर डिपेंड करता है, टोटल ई कितनी है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी के साथ हमारा पेपर 4 आज पूरा खत्म होता है। मॉड्यूल ए बी सी डी ई सारे चैनल पे पढ़े हुए, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एंड डू गिव अस अ फीडबैक, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।